हेलो। आज मैं एक छोटा सा एनालिसिस लेके आया हूँ एडवांस अकाउंट्स, ये इंटर एडवांस अकाउंट्स का पेपर एनालिसिस है। आज तक का May 24 न्यू स्कीम जब से आया था तब से लेके आज तक का पेपर एनालिसिस है अकाउंट्स के अंदर में। और अकाउंट्स में कहाँ पे मार्क्स आते हैं, कहाँ पे आईसीआई का मेन फोकस है, ऑन व्हाट एरिया, वो एरिया का मैं एक छोटा सा आपको देने आया हूँ कि वो एरिया मेन फोकस रखे, अपने प्रायोरिटी ए पे रखे, जो आईसीआई भी प्रायोरिटी ए पे रखता है और जिसके ऊपर आईसीआई क्वेश्चन पूछता है। तो बाकी जिसमें नहीं पूछता वो भी एक दूर का मैटर है, वो अपन नहीं करे तो भी चल सकता है, नहीं तो करना तो चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 100% सिलेबस नहीं करेंगे तो मार्क्स आईसीआई में मार्क्स आने थोड़े मुश्किल है। क्योंकि सीए कर रहे हैं, ऑल इंडिया का लेवल का पेपर दे रहे हैं, तो सिलेबस तो पूरा सॉल्व करना ही है। मैं प्रायोरिटी लेके आया हूँ, प्रायोरिटी ए पे कौन सा करना है, बी पे कौन सा करना है और सी पे कौन सा करना है। प्रायोरिटी ए के अंदर में अपन बोल सकते हैं कंसोलिडेशन, अमालगमेशन और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीन जो है वो प्रायोरिटी ए के अंदर में रखेंगे। क्योंकि देखा जाता है कि अमालगमेशन, कंसोलिडेशन एंड कैश फ्लो, ऑल अटेम्प्ट्स, सारे अटेम्प्ट्स में बिना कहीं पे रुके कंटिन्यू 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 हर बार क्वेश्चन आया है, हर बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग भी लगभग आता है, सेम ही है। अमालगमेशन एवरी पेपर 14 मार्क्स, कंसोलिडेशन हर पेपर 14 मार्क्स एंड कैश फ्लो एवरी पेपर 7 मार्क्स। तो ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि 35 मार्क्स, अराउंड 34 से लेके 43 मार्क्स के बीच में ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये तो मैं अभी आपको जो 14 और 7 बताया ये डिस्क्रिप्टिव की बात बताया, इसको छोड़ के एमसीक्यू में भी पूछा जाता है ये चैप्टर्स को। तो अराउंड 35 मार्क्स, 34 मार्क्स, 35 मार्क्स से लेके 43 मार्क्स के बीच में ये तीन चैप्टर आते हैं। तो ये तीन चैप्टर करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद में आते हैं प्रायोरिटी बी, तो नहीं बोलूँगा, ए के अंदर में ही आएंगे। ए के अंदर में भी प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, वो दो चैप्टर्स आते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी और एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये दोनों चैप्टर को देखा गया है May 24 से लेके अभी तक Jan 26 के अंदर में। तो एक क्वेश्चन अगर बड़ा आता है 14 मार्क्स का तो दूसरे का क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, मतलब दोनों का आना कंपलसेशन है। नहीं आया तो एक ही आएगा भले, लेकिन 18 मार्क्स का आएगा। ये भी 18 मार्क्स के अराउंड देखे जाता है, 15 to 18 मार्क्स दोनों चैप्टर मिला के। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर 14 मार्क्स का आया तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स का पूछेगा, वो एमसीक्यू में हो चाहे किधर भी हो, मतलब इतना पूछता ही है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बड़ा क्वेश्चन आ गया तो इंटरनल का छोटा पूछेगा, इंटरनल का बड़ा आ गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का छोटा पूछेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद में देखा जाए तो मिसलेनियस टॉपिक जो रहते हैं, छोटे छोटे टॉपिक जो अपन मेनली बहुत लोग छोड़ के जाते हैं या पेपर के पहले देखते नहीं है क्योंकि टाइम कम है, ये देखना नहीं चाहिए। पर वो ऑन एन एवरेज मैं बताऊं, जैसे मिसलेनियस हो गए, AS1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 18, 17 अपना आपको नाम भी बताते जाता हूँ। जैसे 1 हो गया अकाउंटिंग पॉलिसी वाला, 4 हो गया 5 नेट प्रॉफिट्स हो गया, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 रिलेटेड पार्टी, 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया, 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। छोटे छोटे जो दिए हैं वो करने इम्पॉर्टेंट है, उसको करेंगे। एंड वो भी अराउंड 8 to 20 मार्क्स के बीच में आता है और हर हमेशा आता है ऑन एन एवरेज। जब से न्यू स्कीम आया है तब से उसके ऊपर में या तो एमसीक्यू बनते हैं या तो कोई 4 मार्क के थेरी में भी आ जाता है, 4 मार्क का क्वेश्चन थेरी में भी पूछ लेता है इसके ऊपर में। अब इसको अगर छोड़ के ऊपर में जाए तो AS13 अच्छा चैप्टर है, उसको भी कर सकते हैं। AS13, AS10, इसमें मार्क्स आते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आता है। अगर और देखा जाऊँ तो मैं देखने जाऊँगा अपना बायबैक और ब्रांच के ऊपर में ज़्यादा आते नहीं हैं, पर कभी कभी आ गए तो अच्छे खासे मार्क्स के आ जाते हैं, वो भी 8 to 10, मैं 5 to 10, 5 to 15 मार्क्स का वो भी दे दूँगा। उसके बाद में बचे हुए जो है इम्पोर्टेंट तो पता ही है सबको, AS10 हो गया, PP, AS26 इंटेंजिबल एसेट, AS13 अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अपना AS16 बोरोइंग कॉस्ट, बाद में AS12 बोलेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड 19 लीजेस। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये भी करके जाएंगे, बहुत आगे होगा, अपने को बेनिफिशियल होगा। तो अपन ये मैं वापस से एक बार कंपाइल कर दूँ,
स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो अपन को पढ़ के जाना है, सबसे मोस्ट प्रायोरिटी पे रह गए वो 3 चैप्टर्स जो है अमालगमेशन, कंसोलिडेशन एंड कैश फ्लो। ये तीनों को सबसे बहुत अच्छे से करना है। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन रिटर्न प्रैक्टिस के साथ करो, सबको लिख लिख के करो। कुछ नहीं तो अमालगमेशन के अंदर में पीसी निकालना, राइटिंग से करो। बैलेंस शीट नहीं बनाओगे चलेगा, पीसी निकालो राइटिंग प्रैक्टिस से। कंसोलिडेशन के अंदर में प्रॉफिट एनालिसिस बनाओ, राइटिंग के अंदर प्रॉफिट एनालिसिस बना लो, सीओसी बना लो और एमआई बना लो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये 3 कम से कम बना लो। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तो पूरा लिख के ही करेंगे। वर्किंग नोट्स अगर पूरा रफ में बनाए, एक स्क्रिबल कर लो खाली लिख लिख के, मतलब प्रॉपर लिखना भी नहीं है, स्क्रिबल करो कि कौन सी आइटम कहाँ जा रही है, तो वो अपने को पता रहेंगी, तो अपन वो हिसाब से करेंगे। एंड बाकी तो एएस के अंदर में जो थ्योरी बेस्ड एएस है उसको लिख के करने की तो ज़रूरत नहीं है, पर जो भी है उसको दिमाग में रखो। क्वेश्चन देखो, कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर जा रहा है उसको फ्रेम करो, माइंड में फ्रेम करो आंसर। फ्रेम करने के बाद में आंसर्स देखो, क्वेश्चन बैंक में आंसर देखो कि हाँ भाई ये आंसर लिखा है क्या नहीं, और लिखा है तो तूने जो सोचा वही लिखा है कि नहीं। अगर वो नहीं लिखा तो उसने क्या लिखा है उसको माइंड पर उतारो, भाई नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेरे को इसने जो लिखा है वो लिखना है, माइंड वाला नहीं चलेगा, क्योंकि आईसीआई है, आईसीआई को उसकी लैंग्वेज में चाहिए। तो इफ़ यू आर डूइंग जैसे AS17 का लिख रहे हैं, AS17 तो लिख रहा है, 17 तो भले प्रैक्टिकल है थोड़ा सा, पर 17 लिख रहा है, तूने सोचा भाई हाँ ये रिपोर्टिंग सेगमेंट होगा, बी वाला रिपोर्टिंग सेगमेंट होगा, ऐसे होगा वैसा होगा, पर आंसर देख रहा है, आंसर उसका फॉर्मेटिंग चेंज है थोड़ी सी कि भाई हाँ ये रिपोर्टिंग सेगमेंट है, तो उसने बताया रेवेन्यू से ऐसा ऐसा बॉक्स बनाया है, रेवेन्यू पे ऐसा रेवेन्यू टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट और अपना एसेट टेस्ट, तो वो सारे टेस्ट पे उसने वैसे निकाला है। तो थोड़ा ट्राई करो कि अपन उसके बेसिस पे जा पाए। नहीं जा सकते तो अपने जो टीचर, अपन ने जहाँ से क्लास लिया है वो टीचर ने जो फॉर्मेट बताया वो फॉर्मेट में आंसर लिखो। और AS18 हो गया जैसे रिलेटेड पार्टी के ऊपर में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, तो रिलेटेड पार्टी में अपने को सिर्फ वो थोड़ी लिखना है कि हाँ ये रिलेटेड है मेरा, पर लिखेंगे पूरा अच्छे से लिखेंगे। सोचा ये रिलेटेड है, फ्रेम कैसे करोगे उसको भी सोचना है कि ऐसा ऐसा है, एज पर AS18 रिलेटेड पार्टी कोई भी कंट्रोलिंग है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मैं इसके कारण रिलेटेड पार्टी बन रहा है। पेरेंट कंट्रोलिंग टू बोथ सब्सिडियरीज, बोथ सब्सिडियरीज आर ऑल्सो रिलेटेड पार्टी, तो ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, इसके हिसाब से ये रिलेटेड है। तो ये सब पूरा लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना, सोचो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, उसको लिख के प्रैक्टिस करो जितना हो सके। और इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन तो मैं बोलूँगा एंट्रीज है, तो एंट्रीज तो एक एक करके अगर होता है तो लिख के प्रैक्टिस करो, पर नहीं होता आंसर शीट है अपने पास, क्वेश्चन देखो, पहला एडजस्टमेंट देखा कौन सी एंट्री आएगी, उसने पेड अप कैपिटल चेंज करने को बोला है कि खाली वैल्यू वो चेंज कर रहा है, वो मतलब शेयर सरेंडर में डाल रहा है, सरेंडर का क्वेश्चन है क्या है। इफ़ वो पेड अप वैल्यू चेंज करने को बोल रहा है, एंट्री सोचो दिमाग में, दिस डेबिट टू दिस क्रेडिट, नीचे नरेशन डाल दिया, अपन ने माइंड में सोच लिया, फिर पीछे जाके आंसर देखो, आंसर में सेम लिखा है, नरेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर एंट्री सेम होनी चाहिए, अमाउंट सेम होना चाहिए। अमाउंट कुछ नहीं, कैलकुलेटर पे डालो, अमाउंट लिख के रखो, अमाउंट कैलकुलेटर पे आना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट, शेयर कैपिटल रिडम्पशन के अंदर में कितना जाना है, कितना इक्विटी के ऊपर में आएगा, जैसे 10 का 4 पे चेंज किया तो इंटू 10 के हिसाब से कितना आना चाहिए, 4 के हिसाब से कितना आएगा, कैपिटल रिडक्शन के अंदर में 6 के हिसाब से कितना जाएगा, ये सब आना चाहिए। चलो, तो ये इतना था अपना एनालिसिस जो पास्ट अटेम्प्ट के हिसाब से आया था। तो ऑल द बेस्ट, ये एनालिसिस को अपने दिन पे उतारो, अभी 20 डेज बचे हैं, 20 डेज अच्छे से करो। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर May 26 एग्जाम्स, लेट्स मीट ऑन अनदर वीडियो, बाय।